हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, इसके एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये इस बुक के फर्स्ट यूनिट का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो गाइज, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया कि तुलनात्मक सरकार क्या होती है और तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। तो जब तक आप वो वाला क्वेश्चन नहीं देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये इस यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है। और मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस यूनिट का, और ये है आपके अनुसार राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है। ये इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है और तीनों क्वेश्चन एक ही है। स्वमिस की एक और क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति किस तरह महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब यही हुआ, ऊपर क्वेश्चन ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा घुमा फिरा कर दे रखा है। असल में हमें बताना है कि तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व होता है। ऐसे ही इसका हमें एक और क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति किस तरह लाभदायक है, परिभाषित करें। तो ये आपको समझ में आ गया, तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के महत्व को बताना है। तो अब तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो तुलनात्मक राजनीति क्या होती है ये बता देती हूँ पहले मैं आपको। तुलनात्मक राजनीति वो होती है जब हम विभिन्न विभिन्न देशों की सरकारें जो होती हैं, मतलब विभिन्न विभिन्न देशों की जिस तरह से पॉलिटिक्स करती हैं उनकी सरकारें, वो तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर हम किसी एक देश की राजनीति की तुलना किसी दूसरे देश की पॉलिटिक्स से कर रहे हैं तो वही हमारी तुलनात्मक राजनीति कहलाएगी। जैसे कि अब हमारा जो तुलनात्मक राजनीति है उसका क्या महत्व होता है या फिर उसकी उपयोगिता क्या होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसका पहला महत्व है नीतियों में सुधार। पहला है नीतियों में सुधार, दूसरा है शासन व्यवस्था में सुधार, तीसरा है विकास स्तर में बढ़ोतरी। ये सारे मैंने जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो फोर्थ है वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक अध्ययन, पांचवा है संरचनात्मक दृष्टिकोण और छठा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये हमारे तुलनात्मक राजनीति का महत्व। अब पहला है नीतियों में सुधार। तो तुलनात्मक राजनीति के द्वारा जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो नीतियों में किस तरह से सुधार करती है। तो नीतियों में सुधार से हमारा तात्पर्य ये है कि जब किसी भी देश में नीतियों का निर्माण किया जाता है और वह देश दूसरे देश की नीतियों में तुलना करके ये जान पाता है कि क्या वह देश दूसरे देश की नीति निर्माण में सक्षम, दूसरे देश से नीति निर्माण में सक्षम है या नहीं। तो ये नीतियों में सुधार के द्वारा ही हो पाता है। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, भारत में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का प्रावधान है। इस नीति को देखकर जब कोई दूसरा देश इस नीति व्यवस्था में अपनाए जिससे उस देश के भी गरीब लोगों का लाभ हो, तो ये ये भला या फिर लाभ नीतियों में सुधार का कारण होता है। तो आपको पता है जो हमारा भारत देश है वहाँ पर अगर हमारी जो सरकार है उसने ये योजना बना रखी है, जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा। अब जैसे पाकिस्तान है, वो हमारे देश का ये जो नीति है एक तरह से नीति हो जाएगी, योजना हो जाएगी। तो इस नीति को या फिर इस योजना को अगर वो देश अपनाता है, हमारे भारत देश से तुलना करता है और उसको अपनाता है, अपने देश में भी लागू करता है ऐसी ही कोई नीति या फिर कोई दूसरी नीति भी कह सकते हैं हम। जैसे कि जो हमारे देश है वहाँ पर 8 क्लास तक के बच्चों को फ्री में मिड डे मील दिया जाता है और फ्री शिक्षा होती है 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो अगर ये नीति कोई दूसरा देश अपनाता है तो वो नीतियों में सुधार हो जाएगा। मतलब कि हम किसी दूसरे देश की राजनीति जो है तुलना करके अपने देश की जो राजनीति है उसमें सुधार कर रहे हैं, उसकी नीतियों में सुधार कर रहे हैं, तो ये नीतियों में सुधार हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा शासन व्यवस्था में सुधार। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश की शासन व्यवस्था देखकर अपने देश के शासन व्यवस्था में सुधार कर लेता है तो वह शासन व्यवस्था में सुधार कहलाता है। जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, जिस तरह से नीतियों में सुधार कोई एक देश दूसरे देश की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होता है, उसको वो नीतियां अच्छी लगती है फिर वो अपने देश में भी लागू करता है। तो वही यही है कि शासन व्यवस्था में सुधार, जैसे किसी एक देश को दूसरे देश की जो शासन व्यवस्था है, उसकी जो प्रणालियां हैं, सिस्टम्स है, वो अच्छे लग रहा है तो वो अपने देश में भी अगर वैसे ही सिस्टम उससे प्रभावित होकर अपने देश में वैसा सिस्टम लागू करेगा या फिर अपने देश का जो सिस्टम है उसको सुधार कर कुछ नई चीजें अपनाएगा तो वो शासन व्यवस्था में सुधार हो जाएगा।
फिर थर्ड पॉइंट रहेगा इसका विकास स्तर में बढ़ोतरी। अब देखिए, कुछ किसी देश में अगर कोई देश किसी दूसरे देश को देखकर अपनी राजनीतिक व्यवस्था की तुलना किसी दूसरे देश से करता है, तो उसकी जो विकास स्तर होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे कि हमारा इंडिया है और अमेरिका। अमेरिका जो है वो इस टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल देश है, बहुत पावरफुल कंट्री है। तो इंडिया अगर अमेरिका की कुछ अच्छी जो जैसे कि सिस्टम होगा, शासन प्रणाली होगा, या फिर कोई भी अच्छी नीतियां अगर अपनाएगा, तो इंडिया का विकास होगा खुद ब खुद। अमेरिका जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, और जो हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि उसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अमेरिका का जो है वो डेवलपमेंट हो चुका है। तो अगर अमेरिका इसकी जैसी नीतियां अपनाएगा, उसकी देखकर जैसे कि इंडिया जो है वो अमेरिका की जैसी नीतियों को देखकर उससे कुछ प्रेरणा लेगा, उससे प्रभावित होगा और अच्छी चीजों को अपनाएगा, तो इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो यही होता है विकास स्तर में बढ़ोतरी। अगर कोई देश किसी दूसरे देश की अच्छी चीजों को अपनाएगा अपने देश के हिसाब से, ये नहीं कि अगर कोई दूसरा कोई बढ़ चढ़कर कोई काम कर रहा है तो सिरे से हम भी कर लेंगे, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। अपने मतलब अपनी जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। खुद की कमजोरियों को, खुद की जो पावर्स है, शक्ति है, और खुद की जो वीकनेस है, उन सबको ध्यान में रखकर अगर हम कुछ चीज को किसी दूसरे से अपने अंदर लेते हैं तो वही उससे हमारा विकास होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम कोई अच्छी चीज इंसानों में भी देख लीजिए, अगर कोई इंसान किसी की दूसरी अच्छी चीज अपनाता है तो उसके अंदर भी खुद ब खुद उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो यही है, क्योंकि देश एक दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था में विकास की नीतियों को देखते हैं और फिर अपने देश में भी उन नीतियों को लागू करते हैं। तो वही मैंने जो भी आपको बताया, अगर भारत अमेरिका में जो विकास की नीतियां चल रही हैं उसको देखेगा और उसकी नीतियों को अपनाएगा तो भारत में भी विकास होगा। हाँ, बस शर्त ये होनी चाहिए कि इंडिया को ये देखना चाहिए कि उसका उस विकास की जो नीतियां हैं उससे उसका लाभ हो रहा है या नहीं। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि अगर अमेरिका में उन नीतियों से लाभ हो रहा है तो भारत में भी होगा। उसको अपनी वीकनेसेस और अपनी जो पावर्स है उसको देखकर उन नीतियों को अपनाना चाहिए। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में पश्चिमी देशों के साथ साथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों का भी अध्ययन किया जाता है। तो हम जो तुलनात्मक राजनीति होती है हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो मतलब अध्ययन क्यों किया जाता है? ये हमें इसलिए अध्ययन किया जाता है ताकि हम एशिया के, लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के जो देश है, विकासशील देश है, वो किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं उनके बारे में हमें समझ आए, फिर हम उनकी भी नीतियों को अपनाएं। तो हम और बाकी के जो देश होते हैं उनके बारे में इसीलिए ही हमें पढ़ाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में वर्तमान समय की सभी राजनीतिक प्रणालियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक राजनीति। तो राजनीति को समझने के लिए देश एक दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं तथा राजनीति का वर्णनात्मक अध्ययन करते हैं। यानी कि वर्णनात्मक अध्ययन का मतलब कि उसको अच्छे से उसकी व्याख्या करके, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है वही करना, उसको डिफाइन करना बहुत अच्छे से, मतलब उसकी जांच पड़ताल करना एक तरीके से। तो जो देश होते हैं वो एक दूसरे की अपनी, जैसे कि एक देश किसी दूसरे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू व अच्छे तरीके से चलाते हैं तथा राजनीतिक व्यवस्था व नीतियों में भी सुधार किया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। हम भी पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है जैसे, तो ये और पॉलिटिकल साइंस में भी जब हम जैसे कि हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, जो हिटलर था वो काफी क्रूर शासक था। उसने बहुत ज्यादा जो अपनी जनता थी उसका क्रूरता दिखाई थी, अपनी जनता के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। तो ये सब हम क्यों पढ़ते हैं? हिटलर हमारे यहाँ का इंडिया का तो था नहीं, हिटलर तो जर्मन का था। जर्मन का था, फिर भी हमें उसके बारे में पता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया गया है। तो क्यों पढ़ाया गया है? ताकि जो मतलब इतिहास में हो चुका है, जो हिस्ट्री में हो चुका है, वो दोबारा से ना दोहराया जा सके। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें विभिन्न विभिन्न देशों की जो राजनीति होती है उसके बारे में बताया जाता है, ताकि हम दूसरे देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका तरीका, उसके चलाने का जो सिस्टम है उसको अच्छी तरह से समझ सके, उसका अध्ययन कर सके, उसको पढ़ सके, और हमारे देश में अगर उन चीजों की जरूरत है तो हम अपने देश में भी उन चीजों को लागू कर सकें और उनको डेवलप कर सकें अपनी कंट्री को। तो इसलिए हमें दूसरे देशों की जो राजनीति होती है वो पढ़ाई जाती है। राजनीतिक संस्थाओं का सही प्रकृति समझने के लिए भी राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन समाधानात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक ढंग से किया जाता है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। मतलब उसमें समाधानात्मक, मतलब उसके समाधान ढूंढे जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, तो उनकी समाधान ढूंढा जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। देखो, पहले तो होता है जो समस्या होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि समस्या आखिर असल में है क्या। जब वो समस्या पता चल जाती है, यानी कि उसकी व्याख्या की जाती है, उस समस्या की व्याख्या की जाती है, उसको अच्छे से समझा जाता है कि क्या क्या कारण है उस समस्या के। फिर उसके लिए उसका विश्लेषण भी किया जाता है। विश्लेषण और व्याख्या वही होगा है कि मतलब कि उसको अच्छे से समझ आ जाता है, उसके कारणों को ढूंढा जाता है। फिर जब उसके कारण मिल जाते हैं, तो जब कारण मिल जाएंगे तो हम समाधान ढूंढने में हमें आसानी होती है, उसका सोल्यूशन भी फिर इजीली हमें मिल जाता है। तुलनात्मक राजनीति में व्यक्तियों, समूहों, संरचनाओं, उप प्रणालियों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, तुलनात्मक राजनीति जो होती है उसमें किस किस चीजों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो व्यक्ति होते हैं उनका, जो समूह होते हैं, व्यक्ति जो अपने समूह बना लेते हैं अलग अलग, जैसे कि जातीय समूह हो गए, और भी बहुत सारे समूह होते हैं जो बना लिए जाते हैं। फिर संरचनाएं होती है, प्रणालियां होती हैं, उप प्रणालियां होती हैं, एनजीओ वगैरह, इन सब का अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। अब इसके बाद हमारा 5th पॉइंट रहेगा संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो जो हमारा 5th पॉइंट है इसका संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण है। अब ये क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से आपस में तुलना करता है तो उन देशों के द्वारा अपनी अपनी नीतियों की संरचना में परिवर्तन लाया जाता है ताकि वह देश भी दूसरे देश की तरह आगे बढ़ सके तथा विकसित हो सके। तो इस प्रक्रिया को संरचनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। जब दो देश आपस में एक दूसरे की नीतियों की तुलना करते हैं, तो नीतियों की तुलना करके उन्हें समझ आता है कि उनके देश में क्या क्या नीतियां हैं जो जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो वो उन नीतियों की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन करते हैं, और अपने जो देश होता है, अपने देश की जो नीतियां बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि उनका विकास, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो वो संरचना में परिवर्तन करके अपने जो देश है उसका डेवलपमेंट करते हैं, तो वही संरचनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। यानी एक देश किस तरह से अपनी नीतियों की संरचना में बदलाव लाता है, और उसी को संरचनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक देश जब दूसरे देश की जो नीतियां होती है उनकी संरचनाओं में परिवर्तन करता है और उसमें बदलाव लाता है, तो वो संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है। आधुनिक दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वह संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण का मतलब वही हुआ कि हम आधुनिकता आ रही है हमारे दृष्टिकोण में, तो वही आधुनिक दृष्टिकोण जो होता है उससे ही संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, उसकी विशेषता होती है ये। मतलब जब हमारे जो काम है उसमें आधुनिकता आएगी तो उसमें हम संरचनात्मक परिवर्तन करेंगे, अपने जो कार्य होंगे उनको बदलेंगे, उनमें परिवर्तन करेंगे, तो उस तरह से हमारा जो देश होगा उसमें आधुनिकता आएगी और हमारे जो काम होंगे उसमें भी आधुनिकता आएगी। आधुनिक युग के सभी विद्वान मानते हैं कि राजनीति में व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं की संरचना और कार्यों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उदाहरण है इसका, किसी संगठन या राजनीतिक प्रणाली के समुचित अध्ययन के लिए केवल इस बात को जान लेना ही काफी नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि राजनीतिक संगठन तथा संस्था किस तरह काम करती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज, ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। 6 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 5 पॉइंट इसके रह जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके 6 पॉइंट है, बट वो वहाँ पर जो पॉइंट मैंने लिखे हुए थे उसके बाद इसके और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं। तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए अगर आता है तो आपको 5 या 6 पॉइंट्स में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको मतलब आप कर पाओ अच्छे से, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर लो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं 6 पॉइंट से अच्छे से आपको बता दूंगी, 6 से 10 तक के लिए। सो गाइज, यहीं पर ही हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।